का नाम ये कंबोधिलाल है, कैसा ही रंगो रूप है पैसा ही माल है। नमस्कार, मैं हूं शुभम शंकरधर। आप देख रहे हैं मनी 9। स्वागत है आपका मनी सेंट्रल में। मेरे साथ स्टूडियो में मनी 9 के एडिटर अंशुमान तिवारी जी जुड़ गए। सर, बहुत स्वागत है आपका। आज की सबसे बड़ी खबर कौन सी है दिन की? शुभम, मनी सेंट्रल में आपका भी स्वागत है और सारे दर्शकों का स्वागत है। आज हमारे पास रुपए के मोर्चे से बड़ी खबर है। रिजर्व बैंक के तमाम प्रयासों के बाद भी रुपए की गिरावट थम क्यों नहीं रही है? आखिर क्या ऐसा है जो रुपए को नहीं रुकने दे रहा है गिरने से? हम समझने की कोशिश करेंगे। और अंतर्राष्ट्रीय कैब कंपनी उबर पर काफ़ी गंभीर आरोप लगे हैं। उसके कई दस्तावेज सामने आए हैं जिनके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उबर कर क्या रही थी पूरी दुनिया में। बिल्कुल, तो उबर पर डिस्कशन होगा, आज डिस्कशन रूस पर होगा और कौन कौन से मुद्दे ऐसे हैं जो आज के मनी सेंट्रल का हिस्सा हैं, उसके लिए देखिए ऑन द शो। शुरुआत होगी रूस से। रूस ने रोकी यूरोप की सांसें। जी हां, गैस रुकी है, वो बिल्कुल सांसों जैसी रुक गई है यूरोप के लिए। तो क्या अब नहीं बढ़ेंगे पेट्रोल डीजल के दाम? ऐसे क्यों संकेत मिल रहे हैं, इस पर चर्चा होगी। आरबीआई से क्यों रोके नहीं रुक रही रुपए की गिरावट? कब तक महंगी होती रहेगी बिजली? क्या स्टील पर ड्यूटी घटाएगी सरकार? और सोने की बिकवाली क्यों कर रहे हैं ईटीएफ? इन तमाम मुद्दों पर आज के मनी सेंट्रल में चर्चा करेंगे। शुरुआत रूस के साथ। गैस की पाइपलाइन को 10 दिन के लिए बंद करके रूस ने यूरोप के लिए मुश्किलें बढ़ा दी हैं। हालांकि रूस की नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन को मेंटेनेंस के लिए बंद किया गया है, लेकिन यूरोप को यह आशंका है कि पाइपलाइन को रूस लंबी अवधि तक बंद रख सकता है और अगर ऐसा हुआ तो यूरोप में गैस की भारी किल्लत हो जाएगी। नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन जो है उससे साल भर में रूस यूरोप को करीब 55 अरब क्यूबिक मीटर गैस सप्लाई देता है। सर, इस आशंका में कितना वजन आपको लग रहा है कि रूस लंबे समय के लिए गैस सप्लाई बंद कर देगा? शुभम, कम से कम जर्मनी की सरकार, जर्मनी के एनर्जी मिनिस्टर इस बात का संकेत दे रहे हैं कि यूरोप को स्थायी या लंबी गैस की कटौती के लिए रूस से तैयार रहना चाहिए। अगर हम ताज़ी परिस्थिति देखें तो जून से जो पाइपलाइन की कैपेसिटी है नॉर्ड स्ट्रीम 1 की, उसमें केवल 40% गैस सप्लाई हो रही है। बाकी गैस की आपूर्ति रूस ने रोक रखी है। वजह ये बताया जा रहा है कि कई सारे इक्विपमेंट्स की कमी है, कुछ टरबाइंस की कमी है, जिनके कारण ये पाइपलाइन पूरी तरह से काम नहीं कर पा रही है। लेकिन यूरोप की कूटनीति के भीतर और यूरोप की ऊर्जा नीति के भीतर इस बात की समझ बन रही है कि रूस आने वाले समय में गैस को हथियार के तौर पर, ऊर्जा के हथियार के तौर पर इस्तेमाल करेगा और ज़्यादा पहले भी करता रहा है। इसलिए उन्हें अपने अन्य विकल्पों की तरफ विचार करना होगा और इसके लिए पिछले 5-6 महीनों में तमाम अलग अलग तरीके की कोशिशें यूरोप की तरफ से शुरू हुई हैं। एलएनजी की इंपोर्ट को लेकर, बाकी अन्य स्रोतों से गैस और तेल की आपूर्ति हासिल करने के लिए। सबसे ज़्यादा मुश्किल में जर्मनी है, क्योंकि जर्मनी के पास तत्काल इतनी तेज़ी से इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए ईंधन और एनर्जी नहीं होगा। इसलिए जब जर्मनी में सबसे ज़्यादा चिंता है। सर, रूस आपने कहा कि इसको हथियार की तरह इस्तेमाल करेगा। ऑयल कैपिंग पर बात चल रही है लगातार, वो बात कहां तक पहुंची? आपको लगता है कि ऑयल कैपिंग पर लगातार यूएस आगे बढ़ रहा है या और देश आगे बढ़ रहे हैं, इसीलिए शायद रूस ने ऐसा किया? ये एक रूस का काउंटर अटैक हो सकता है। पर अगर हम देखें कि ऑयल कैपिंग की तैयारी से पहले से भी रूस ने ऑस्ट्रिया के लिए, रूस ने पूर्वी यूरोप के अन्य देशों के लिए, इटली तक के लिए गैस की आपूर्ति में कमी की थी। कैपिंग को लेकर अमेरिका अब निर्णायक रूप से आगे बढ़ चुका है, क्योंकि यूरोपियन यूनियन उसके साथ खड़ा हुआ और अमेरिका ने दुनिया के देशों को इस बात के लिए समझाने की कोशिश शुरू कर दी है कि अगर रूस की आक्रामकता को रोका जाना है एक तरफ, दूसरी तरफ बाजार में सस्ते कच्चे तेल की आपूर्ति बनाए रखनी है, तो रूस से आने वाले तेल का एक कीमत तय करना ज़रूरी होगा। जैसा हमने कल चर्चा में कहा था कि यूएस की वित्त मंत्री जेनेट येलेन एशिया की यात्रा पर हैं और वो यहाँ पर अलग अलग देशों से इस संदर्भ में चर्चा करेंगी। अमेरिका ने जो संकेत दिए हैं उस हिसाब से कि अगर $40 पर बैरल के आसपास रूस के तेल की कीमत नहीं रोकी जाती तो रूस बाजार में जो तेल आपूर्ति करेगा उसके बाद बाजार में कीमतें $140 पर बैरल तक पहुंच सकती हैं, क्योंकि रूस के हाथ में तेल बाजार की कमान होगी। और दूसरी तरफ युद्ध के लिए, रूस को लगातार युद्ध के लिए और अपने इंपीरियलिस्टिक कोशिशों के लिए धन मिलता रहेगा। अब यहाँ सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि जो बड़े कस्टमर हैं दुनिया के, वो क्या इस बात के लिए तैयार होंगे। हालांकि उनके लिए कोई बहुत नुकसान नहीं है,
क्योंकि उनको और सस्ता तेल मिलने की गुंजाइश दिखाई देगी। और इसलिए रूस को चिंता हो रही है इस कदम से, क्योंकि अगर दुनिया के देशों को लगता है कि रूस का तेल ब्रेंट से आधी कीमत पर मिल रहा है तो दुनिया में आयातकों को बहुत ज़्यादा आयात करने वाले देशों के लिए इससे फायदे का सौदा और क्या हो सकता है कि उनको आधी कीमत पर तेल मिलने लगे। लेकिन रूस की अर्थव्यवस्था के लिए बड़ा असर है। हालांकि इसमें एक पेच समझना जरूरी है कि रूस में कच्चे तेल की उत्पादन लागत दुनिया में सबसे कम है। यानी जो प्रस्ताव है वो ये है कि रूस में कच्चे तेल की जो मिनिमम कॉस्ट है उससे थोड़ा ऊपर मार्जिन बिल्ड करके रूस को तेल आपूर्ति करने की छूट दी जाए, ताकि बाजार में पर्याप्त तेल आता रहे, कच्चे तेल की कीमतें बहुत ज़्यादा ऊपर ना जाएं और रूस तेल के महंगा तेल बेचकर अंधाधुंध कमाई ना कर सके, जो कि बाद में किसी पर हमले के काम आती है या रूस की रक्षा में, प्रतिरक्षा में और आक्रामक अभियानों में इस्तेमाल होती है। और इसीलिए रूस को रोकने की हर संभव कोशिश अमेरिका की तरफ से, यूरोपीय देशों की ओर से की जाएगी। इसका असर भारत में क्या हो रहा है? कच्चे तेल की कीमतों में हुई बढ़ोतरी के बावजूद पेट्रोल डीजल का भाव नहीं बढ़ने से सरकारी तेल कंपनियों को जून तिमाही के दौरान 10,700 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। ब्रोकिंग कंपनी आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने अपनी एक रिपोर्ट में ये जानकारी दी। कंपनी का कहना है कि तेल कंपनियों को पेट्रोल डीजल पर 12 से 14 रुपए प्रति लीटर का नुकसान हो रहा है, जिस वजह से ये घाटा हुआ है। 10,700 करोड़ का घाटा एक तिमाही में, यानी अगर पूरे साल की बात करें यही कीमतें रहती हैं और घाटा इसी अनुपात में होता है तो ये करीब 40,000-42,000 करोड़ का हो सकता है। सर, ये घाटे कंपनियां कब तक सहती रहेंगी? शुभम, सरकार कहीं ना कहीं कच्चे तेल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी और इसे ऊंचे रहने की संभावनाओं को परख रही है, और दूसरी तरफ कई सारे अन्य ऐसे विकल्पों पर काम कर रही है जिससे कि तेल की कीमतें बढ़ाने की नौबत ना आए। ये इससे संकेत मिल रहा है कि तेल कंपनियों को ये लंबे समय तक इस घाटे का बोझ सहना पड़ सकता है। हालांकि उनके ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन काफ़ी मजबूत हैं, 17 से 18 डॉलर पर बैरल के आसपास अभी भी रिफाइनिंग मार्जिन है, जैसा कि आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ की रिपोर्ट कहती है। लेकिन फिर भी जो उनका नुकसान है या जो उनकी अंडर रिकवरी है वो काफ़ी बड़ी है, और इसलिए उनको 10,700 करोड़ रुपए के आसपास का एक तिमाही में नुकसान हो रहा है। लेकिन तेल कंपनियों को शायद इस बात के संकेत हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें जब तक नीचे नहीं जाएंगी, सरकार कीमतों में बढ़ोतरी नहीं करेगी। इसलिए अगर आप तेल कंपनियों में निवेश कर रहे हैं या उनके आपके स्टॉक्स ले रखें तो उनमें उनके बैलेंस शीट पर या उनके मार्जिन पर दबाव लगातार बना रहेगा। सर, निवेशकों के बाद उपभोक्ताओं की बात करें तो क्या पेट्रोल डीजल की कीमतें वो आपको लगता है जल्दी नहीं बढ़ेंगी? ऐसा लगता है शुभम कि सरकार ने ये समझ लिया है कि पेट्रोल डीजल की कीमतों में एक सीमा से अधिक बढ़ोतरी नहीं की जा सकती, और इसलिए एक्साइज ड्यूटी कम रखते हुए कीमतों में नुकसान की भरपाई के लिए कुछ अलग से रास्ते निकाल लिए गए। और इसीलिए हमने तेल कंपनियों के ऊपर, जो कि रिफाइनिंग कंपनियां हैं, एक्सपोर्ट करने वाली कंपनियां हैं, रिलायंस, खासतौर से रिलायंस और नायरा एनर्जी, इन पर हमने विंडफॉल टैक्स देखा, जिससे करीब 1 लाख करोड़ रुपए के आसपास की राशि या रेवेन्यू सरकार के पास पहुंच जाएगा इन कंपनियों के जरिए। इसके अलावा कच्चा तेल उत्पादन करने वाली भारत की जो कंपनियां हैं, ओएनजीसी जैसी, उनके ऊपर भी एक किस्म का विंडफॉल टैक्स लगाया गया है, क्योंकि उन्हें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों के बराबर कीमतों पर भुगतान मिलता है। इससे जितना नुकसान सरकार को एक्साइज ड्यूटी कलेक्शन में कटौती के कारण हुआ था, उसकी भरपाई हो जाएगी। दूसरी चीज़ ये है कि तेल कंपनियों को शायद संकेत दिया गया है कि उन्हें जो उनके प्रॉफिट मार्जिन्स में जो दबाव है, जो उनको नुकसान हो रहा है, उससे अगर उनके मुनाफे में कमी आती है तो इस हिसाब से उनका लाभांश घटेगा, तो सरकार को कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं होगी। स्ट्रेटजी ये है जो ऑयल प्राइसिंग को लेकर अभी फिलहाल दिखाई दे रही है। एक सरकार के अंदरूनी आकलन बता रहे हैं कि कच्चे तेल की कीमत इस साल $100 उससे ऊपर रहनी है, 90 तो कम से कम ही रहनी है। दूसरी चीज़ है कि सरकार पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार बड़ी बढ़ोतरी नहीं करना चाहती, क्योंकि उसका सीधा असर महंगाई दर पर दिखाई देता है। और महंगाई कम करने के लिए महंगाई की बास्केट में जिनका सबसे ज़्यादा वजन है, उन चीज़ों की, उनमें जिन ऊर्जा स्रोतों का या जिन ऊर्जा के साधनों का वजन है, उन पर टैक्स ना बढ़ाया जाए, जिससे कि महंगाई में बढ़ोतरी ना दिखाई दे या नज़र ना आए। इसके अलावा एटीएफ, नाफ्ता, बाकी चीज़ों पर टैक्स बढ़ता रहेगा, और इसलिए हमने लगातार देखा कि एटीएफ पर की कीमतें बढ़ी। सीएनजी की कीमत भी शायद बढ़ती रहेगी, क्योंकि सीएनजी की कीमतों में हमने हाल फिलहाल में बढ़ोतरी देखी है। ये स्ट्रेटजी है, और इस स्ट्रेटजी में तेल कंपनियों को धीमे को ब्लीड होना पड़ेगा। पर रिपोर्ट से बता रही हैं कि तेल कंपनियों के मार्जिन फिर भी काफ़ी बेहतर हैं इस नुकसान के बाद भी अभी। बिल्कुल, कुल मिला के एक राहत की खबर आप ये कह सकते हैं, पेट्रोल डीजल की कीमतें फिलहाल यहाँ से बढ़ने की आशंका नहीं है।
रुपए को गिरने से बचाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक लगातार प्रयास कर रहा है। एक और प्रयास में रिजर्व बैंक ने विदेश व्यापार के लिए इनवॉइसिंग और पेमेंट को रुपए में करने की अनुमति दी है। माना जा रहा है कि रूस के साथ व्यापार को सुगम बनाने और रुपए को सहारा देने के लिए रिजर्व बैंक ने कदम उठाया है। हालांकि रुपए को गिरने से बचाने के लिए आरबीआई ने हाल के दिनों में और भी कई कदम उठाए हैं, लेकिन रुपए की कमजोरी बढ़ती जा रही है। डॉलर के मुकाबले रुपया रिकॉर्ड निचले स्तर तक लुढ़क गया है। मंगलवार को प्रति डॉलर रुपए ने 79.58 यानी कि $1 की कीमत 79.58 हो गई। ये अब तक का सबसे निचला स्तर है। सर, रुपए में ट्रेड का सेटलमेंट हो सकेगा, इनवॉइसिंग हो सकेगी, इसका मतलब क्या आसान भाषा में? आसान भाषा में मतलब यह है कि भारत में जो भी विदेशी मुद्रा का लेन देन होता है, शुभम, जो कारोबार होता है, वो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के तहत होता है और उस एक्ट के तहत एक्सपोर्टर और इम्पोर्टर्स को कारोबार करने के कुछ नियम तय किए गए हैं। फेमा के तहत सरकार ये नोटिफाई करती है कि आप कोई भी ट्रेड, चाहे वो आयात कर रहे हो, निर्यात कर रहे हो, उन्हीं करेंसीज में कर सकते हैं जो फुली कन्वर्टेबल हैं, यानी जो करेंसी पूर्णतः परिवर्तनीय है। डॉलर है, यूरो है, कुछ हद तक येन और युआन है, पाउंड है। इन करेंसीज में निर्यात और आयात हो सकता है। कल यह फैसला किया गया आरबीआई की तरफ से कि अब उस सूची में रुपए को भी डाला जाएगा, यानी आप रुपए में भी अब अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में खरीद का भुगतान कर सकेंगे। इस कदम का फायदा और नुकसान क्या होगा, इस पर हम आगे चर्चा करेंगे। पर इस कदम के साथ भारत ने रुपए को के जरिए कारोबार का एक रास्ता खोला है, जिसकी कोशिश ये है कि अगर जो काम डॉलर ना देने से चल सकता है, रुपया देने से हो सकता है, वहां हो जाए, क्योंकि विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव काफी गहरा है। खासतौर पर 3 प्रमुख देशों के संदर्भ में ये कोशिश की गई है। एक रशिया से, दूसरी श्रीलंका के लिए, क्योंकि श्रीलंका के पास विदेशी मुद्रा संकट है और कुछ अन्य देशों के पास भी, दुनिया के कई देशों के पास विदेशी मुद्रा संकट बढ़ रहा है, क्योंकि जो छोटे देश हैं उनकी अर्थव्यवस्थाएं छोटी हैं और भारत को भी अपने विदेशी मुद्रा भंडार को इस समय काफ़ी बचा कर रखने की कोशिश चल रही है। तो ये प्रक्रिया इसलिए शुरू की गई है कि इससे इंटरनेशनल ट्रेड में जहाँ जहाँ लोग रुपए में भुगतान लेने को तैयार होंगे वहीं आप करेंगे, या जो रुपए में भुगतान देने को तैयार होंगे उनसे ये रास्ता हो सके। पर इसके लिए जो कानूनी व्यवस्था करनी थी वो फेमा के तहत, सरकारी कानून के तहत रुपए को शामिल किया जाना था कन्वर्टेबल करेंसी के तौर पर, इसमें शामिल किया गया। सर, लागू कैसे होगा ये? लागू ऐसे होगा कि ये इंटरनेशनल ट्रेड में बैंकिंग ऑपरेशंस में वोस्त्रो अकाउंट की व्यवस्था होती है। वोस्त्रो अकाउंट ऐसे अकाउंट होते हैं जिसमें कि एक बैंक किसी विदेशी बैंक में उस अपनी तरफ से एक अकाउंट खोलता है और जिसमें उसकी करेंसी में लेन देन हो सकता है। तो आरबीआई ने अपने नोटिफिकेशन में, नियमों में कहा है कि जिन एक्सपोर्टर्स और इंपोर्टर्स को ये सुविधा लेनी है, रुपए में ट्रेड करना है, उन्हें सबसे पहले आरबीआई से मंजूरी लेनी होगी। उसके बाद उन्हें जिस भी देश के साथ रुपए में भुगतान करना है या वहां से रुपए में भुगतान लेना है, उसके लिए उन्हें वोस्त्रो अकाउंट बनाने होंगे। वोस्त्रो एक लैटिन शब्द है जिसका मतलब है योर, यानी आपका अकाउंट, दूसरे का अकाउंट। तो वोस्त्रो अकाउंट का मतलब होगा कि भारत का जो बैंकर है उस एक्सपोर्टर और इंपोर्टर का, वो उस देश के बैंकर के साथ एक डील करके वहां अकाउंट खोलेगा और फिर उसके बाद जो जिस करेंसी में ट्रेड होना है उसमें ट्रेड होगा। ये प्रक्रिया, इस प्रक्रिया को लागू करने का प्रोसेस रिजर्व बैंक ने अपनी अधिसूचना में बताया है। सर, अब सबसे जरूरी सवाल कि ठीक है, ये एक और कदम देखा जा रहा है जिससे रुपए को सहारा मिलेगा। 5 कदम अभी 2 दिन पहले उठाए गए। रुपया क्यों नहीं रुक रहा है, उसकी गिरावट क्यों नहीं रुक रही? आज हमने देखा फिर एक नया निचला स्तर छू लिया रुपए ने। रिजर्व बैंक धीमे धीमे अपने आर्सेनल से, अपने उसके पास जो भी हथियार उसके तरकश में है, वो खोता जा रहा है। कोशिश ये हो रही थी रिजर्व बैंक की तरफ से कि अगर भारत में डॉलर का प्रवाह थोड़ा बढ़ाया जा सके, रुपए की ताकत को, रुपए की गिरावट को रोकने के लिए कुछ और अप्रत्यक्ष रूप के प्रयास किए जा सकें, जिसमें कि सीधे विदेशी मुद्रा भंडार का इस्तेमाल ना करना पड़े, तो वो सफल हो, वैसा में दिखाई नहीं दे पड़ा। बाजार का सेंटीमेंट, डॉलर के बाजार का सेंटीमेंट ना तो उसके बाद सुधरा जब रिजर्व बैंक ने शाम को 4 बजे 5 बजे 5 बड़े पैकेजेस का अनाउंस किया, जिसमें कहा कि ईसीबी की सीमा बढ़ाई जाएगी, विदेशी अनिवासी भारतीयों के लिए भारत में जमा पर ब्याज दरें बढ़ाने की छूट होगी और कई सारी अलग अलग रियायतें दी गई। दूसरा, कल का बड़ा फैसला था, रुपये में इंटरनेशनल ट्रेड सेटल करने की इजाज़त दी गई, लेकिन उसका असर भी हमें भारतीय बाजार पर रुपए की कीमत पर नहीं दिखाई दिया। उसकी 2 बड़ी वजह हैं। पहली एक बड़ी वजह यह है कि डॉलर इंडेक्स अपनी रिकॉर्ड ऊंचाई पर है और डॉलर की मजबूती लगातार बढ़ती जा रही है। पूरा बाजार दुनिया का यह मान रहा है कि जब तक अमेरिका में महंगाई कम नहीं होगी, ब्याज दरें बढ़ती रहेंगी, डॉलर दुनिया की सबसे ताकतवर और महाबली करेंसी के तौर पर उभरता रहेगा। उसकी रोशनी में, उसके रेशियो में दुनिया की सारी मुद्राएं गिनी है। भारत की गिरावट और ज़्यादा गहरी है। रिजर्व बैंक कुछ भी कर ले पर वो डॉलर की इस ताकत को, मजबूती को नहीं रोक सकता अपने प्रत्यक्ष प्रयासों से, पहली चीज़। दूसरी चीज़ है कि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार सीमित है
और कई मायनों में विदेशी मुद्रा भंडार का जो संतुलन है उसमें से अगर आप शॉर्ट टर्म क्रेडिट को या शॉर्ट टर्म भुगतानों को निकाल दें, जिसमें कि कंपनियों की तरफ से लिए गए शॉर्ट टर्म लोन है और भारत में जो विदेशी निवेशकों का निवेश है उनको निकाल दें, तो 60 से 62 बिलियन डॉलर महीने के आयात के आधार पर वो 6-7 महीने के का विदेशी मुद्रा भंडार लगता है आयात के हिसाब से। अगर आप ओवरऑल देखें और आयात के हिसाब से देखें तो आपको 11 महीने का दिखाई देगा। पर हमेशा विदेशी मुद्रा भंडार की गणना शॉर्ट टर्म क्रेडिट के भुगतान को हाइपोथेटिकली निकाल कर होती कि उतना पैसा तो आपको अलग रखना पड़ेगा। तो इसलिए रिजर्व बैंक अब बाजार में सीधा दखल नहीं दे रहा और शुभम इसलिए रुपया लगातार गिर रहा है। क्योंकि अभी तक हमने जून के शुरुआती महीनों में हमने ये देखा था, जून के शुरुआती हफ्तों में हमने देखा था और इससे पहले इस साल के शुरुआती महीनों में देखा था कि रुपए में 10 से 12 पैसे की गिरावट जब उससे ज़्यादा आती थी तो रिजर्व बैंक दखल करता था, डॉलर छोड़ता था, बाजार में डॉलर की डिमांड कम करने की कोशिश को संतुलित करने की कोशिश करता था। पर अब 5 बिलियन डॉलर के आसपास की निकासी तो बाजार से लगातार हो रही है और विदेशी मुद्रा भंडार भी गिर रहा है। तो रिजर्व बैंक की कोशिश है परोक्ष रूप से रुपए को थामने की, कि जितने भी दूर दराज के उपाय किए जा सकें जिससे कि चीज़ें ठीक हो सकें हों। नहीं तो रिजर्व बैंक सीधे तौर पर रुपए की गिरावट को नहीं रोक सकता, क्योंकि बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो शायद उसके नियंत्रण में नहीं है। इसलिए रुपए में गिरावट लगातार बनी रहेगी और दबाव बने रहने की संभावना आगे भी दिखाई देती है। सर, एक बात आपने इकोनॉमिक कम में भी बताई थी कि रुपया अभी उसको कमजोर लग ही नहीं रहा है आरबीआई को। हाँ। एक ये भी कोशिश होगी शायद नहीं रोकना है। हाँ, मतलब वो इकोनॉमिकम का एपिसोड जो दर्शक हैं वो जाकर देख सकते हैं, उनको समझ में आएगा कि दरअसल रुपए को लेकर सरकार और रिजर्व बैंक का असमंजस क्या है, उनकी दुविधा क्या है। अगर आप रिजर्व बैंक को सरकार से पूछेंगे तो वो आपको बताएंगे कि जिन पैमानों का वो इस्तेमाल करते हैं उन पैमानों पर रुपया अभी भी मजबूत है, गिरा नहीं है। लेकिन आपके लिए, हमारे लिए, इंपोर्टर्स के लिए, कच्चा तेल आयात करने वाले के लिए, कोयला आयात करने वालों के लिए, गोल्ड इंपोर्ट करने वालों के लिए रुपया काफ़ी कमजोर है और इसलिए भारत के इंपोर्ट भी महंगे हो रहे हैं और हमारे यहाँ महंगाई का इंपोर्ट भी हो रहा है उसके साथ। हो रहा है, बिल्कुल। अब एक और महंगाई की बात, बिजली के बिल आगे आने वाले महीनों में बढ़ सकते हैं। कम से कम 2 राज्यों में तो ये रास्ता साफ हो गया है। क्यों बढ़ सकते हैं, क्या है बिजली संकट, देखिए इस पे प्रवीण शर्मा की स्पेशल रिपोर्ट। लोगों पर बिजली की महंगाई की मार पड़ने के आसार दिखाई दे रहे हैं। शुरुआत दिल्ली और महाराष्ट्र से हो चुकी है। जून से दिल्ली में पावर परचेज एग्रीमेंट कॉस्ट यानी पीपीएसी 4% बढ़ गई है। अब दिल्ली में रहने वालों का बिजली बिल सीधे तौर पर 4% बढ़ने वाला है। महाराष्ट्र में भी लोगों को जुलाई से बिजली के लिए 20% ज्यादा दाम चुकाने होंगे। पावर यूटिलिटी कंपनियां अब फ्यूल एडजस्टमेंट चार्ज FAC लगाएंगी, जिसे महाराष्ट्र इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन ने 1 जून से मंजूरी दे दी है। बेस्ट के 10.5 लाख, टाटा पावर के 7 लाख से ज्यादा, अडानी इलेक्ट्रिसिटी के 29 लाख और 2.8 करोड़ MSEDCL ग्राहकों पर इसकी सीधी चोट पड़ना तय है। अब आप पूछेंगे कि बिजली कंपनियों को मनमाने तरीके से दाम बढ़ाने की आजादी किसने दी है, तो इसके पीछे वजह 9 नवंबर 2021 का बिजली मंत्रालय का एक आदेश है, जिसमें लागत का बोझ ग्राहकों से वसूलने की बात कही गई है। पिछले 2 साल से महामारी के चलते कंज्यूमर पर यह बोझ नहीं पड़ रहा था। पावर मिनिस्टर RK सिंह खुद कह चुके हैं कि इंपोर्टेड कोयले से लागत बढ़ी है और इससे बिजली के दाम 60 से 70 पैसे प्रति यूनिट बढ़ जाएंगे। खुद मंत्री जी कह रहे हैं कि आयातित कोयला करीब 17,000 से 18,000 रुपए टन पड़ रहा है, जबकि कोयले का घरेलू दाम महज 2,000 रुपए टन है। अब पावर प्लांट्स में घरेलू के साथ आयातित कोयला भी झोंका जाएगा, तो बिजली में भी तो महंगाई की आग पैदा होगी ना। दरअसल देश में बिजली का पूरा हिसाब किताब ही गड़बड़ाया हुआ है। ऐसे समझ लीजिए कि इस साल जून तक बिजली पैदा करने वाले कंपनियों की डिस्काउंट्स पर बकाया रकम 4% बढ़कर 1,32,432 करोड़ रुपए पर पहुंच गई है। हालांकि बिजली की बढ़ती डिमांड को पूरा करने के लिए सरकारी कंपनी कोल इंडिया ने भी कोशिशें की है। कोल इंडिया ने अप्रैल से जून के दौरान सालाना आधार पर 29% ज्यादा कोयला उत्पादन किया है, लेकिन कोयले के जबरदस्त उत्पादन के बावजूद बिजली की ऊंची डिमांड के चलते देश को बाहर से कोयला मंगाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। ये आयात ऐसे वक्त पर हुआ है जबकि दुनिया भर में कोयले के दाम ऊपर चल रहे हैं। उधर सरकार की मंशा संसद के इसी मॉनसून सत्र में इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2022 लाने की है।
इस बिल को लेकर भी टकराव के हालात हैं। ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन AIPEF ने सरकार से कहा है कि वो हड़बड़ी में इस बिल को पास न करें। AIPF का मानना है कि सरकार बिजली सेक्टर में निजीकरण को बढ़ावा देना चाहती है। फिलहाल नजरें इस बात पर टिकी हैं कि क्या सरकार बिजली बिल इस सत्र में ला पाएगी या नहीं, और क्या ये बिजली सेक्टर का संकट दूर कर पाएगा। इससे भी जरूरी बात यह है कि क्या आने वाले वक्त में लोगों को सस्ती बिजली मिलने का कोई रास्ता खुल पाएगा या नहीं। मनी 9 के लिए प्रवीण शर्मा। सर, ये बात 2 राज्यों तक ही रह जाएगी या आपको लगता है भी आने वाले दिनों में और राज्य भी बढ़ेंगे, और महंगाई के आंकड़े पर इसका कितना फर्क पड़ेगा? शुभम, हम लोग लगातार मनी सेंट्रल में इस बात की चर्चा करते रहे हैं कि जैसे जैसे कोयले का आयात बढ़ेगा, भारतीय बिजली क्षेत्र आयातित कोयले पर निर्भरता बढ़ाता जाएगा, जो हमने लगातार देखा। सरकार ने बाध्य करके कोयला आयात करने के लिए, आयातित कोयले के इस्तेमाल करने के लिए बाध्य किया बिजली घरों को, क्योंकि देश के भीतर से कोयला नहीं आ पा रहा, और देश की जो सबसे बड़ी प्रोड्यूसर कंपनी है वो देश की सबसे बड़ी कोल इंपोर्टर कंपनी में बदल गई, कोल इंडिया। तो वो कॉस्ट तो पास थ्रू होगी ही, और इसलिए हमने लगातार इस पर चर्चा में कहा था कि बिजली महंगी भी होगी और कटेगी भी। तो बिजली कट भी रही है और बिजली महंगी भी हो रही। अब ये पास थ्रू हमने विस्तार से चर्चा की थी अपने मनी सेंट्रल में कि NTPC भी कह चुका है, पावर रेगुलेटर भी कह चुका है, बिजली मंत्रालय भी कह चुका है कि जो 10 से 12% की इंपोर्टेड कोल की ब्लेंडिंग घरेलू कोल में की जा रही है, और भारतीय कोयले और इंपोर्टेड कोयले में भारतीय कोयला करीब 4,000 रुपये टन के आसपास है, इंपोर्टेड कोयला 16-17,000 रुपये टन पड़ता है। डॉलर की कमजोरी के कारण, रुपए की कमजोरी के कारण और ज़्यादा महंगा पड़ता है। ये लागत तो पास थ्रू होगी और हर राज्य को अलग अलग तरीके से ये लागत बढ़ानी पड़ेगी। दिल्ली और महाराष्ट्र ने ऐसा करके संकेत भी दे दिया, और सरकार बिजली उत्पादकों को, उत्पादक कंपनियों को एक सीमा से अधिक इस बढ़ोतरी का बोझ सहने के लिए बाध्य भी नहीं कर सकती, क्योंकि पहले ही उनके ऊपर काफ़ी बकायेदारी है जो राज्य सरकारों ने नहीं चुकाई, जो इस रिपोर्ट में आपको विस्तार से बताएगी। बिल्कुल सीधी सी बात है, 4 गुना महंगा कोयला आयात होगा तो बिजली महंगी होगी, देर सवेर ग्राहकों की जेब से उसका पैसा जाएगा। अगली खबर, महत्वपूर्ण खबर उबर से जुड़ी। 29 देशों के इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट ने अपनी जांच के बाद उबर पर कई गंभीर खुलासे किए हैं, जिसके मुताबिक उबर ने सर्विस टैक्स बचाने और कंपनी के कारोबार को बढ़ाने के लिए कई नियमों का उल्लंघन किया है। जांच में कंपनी के आंतरिक ईमेल को भी प्रकाशित किया गया है, जिससे पता चलता है कि कई बड़े अधिकारियों के साथ साठगांठ करके नियमों को तोड़ा जा रहा था। ये पूरी हेराफेरी 2013 से 2017 के दौरान हुई। कंपनी ने इस बीच ये स्वीकार किया है कि उनकी तरफ से गलती हुई है, लेकिन लोग उन्हें 2017 के बाद उन्होंने जैसा कामकाज किया उस हिसाब से जज करेंगे। सर, उबर ने किया क्या था, ये समस्या क्या है? उबर दुनिया में हाल फिलहाल में सबसे प्रतिष्ठित कंपनी के तौर पर उभरी थी। माना जा रहा था कि एक बड़ी क्रांति लेकर आई है, पर उबर के कामकाज में कुछ भी साफ सुथरा नहीं था। उबर ने इसको स्वीकार किया, और 2014 से 2017 के बीच उबर का कामकाज पूरी दुनिया में बहुत सारी गड़बड़ियों से और बहुत सारे किस्म के फ्रॉड से भरा हुआ पाया गया। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात उबर के दस्तावेज से निकली है, जो इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म इनिशिएटिव से निकल कर आए हैं, उसमें शुभम ये कि उबर ने किलर स्विच का इस्तेमाल किया, जो एक स्टेल्थ स्विच था। यानी जब जब दुनिया का कोई भी रेगुलेटर या उस देश की सरकार या टैक्स अथॉरिटी उबर के दफ्तर में जाकर या उबर के नेटवर्क में जाकर ये जांचने की कोशिश करते थे कि उबर अपना हिसाब सही रख रही है, उबर टैक्स सही दे रही है, उबर व्यवस्थाएं सही कर रही है, तो उबर के अधिकारी अपने सर्वर्स को उस किलर स्विच से बंद कर देते थे और वो एक्सेस नहीं देते थे। ये बात उस दस्तावेज से निकली, और ये दुनिया के लिए एक अजीब किस्म की घटना है, क्योंकि अब हम बहुराष्ट्रीय कंपनियों के युग में जो पूरी दुनिया में काम कर रही, और ये जब दस्तावेज बाहर निकल कर आए तो उससे पता चला कि जांच से बचने के लिए, टैक्स की चोरी से बचने के लिए, रेगुलेटरी फाइलिंग्स को, रेगुलेटरी शर्तों को ना मानने के लिए उबर ने एक स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया और अपने सर्वर्स में बहुत सारा डेटा रोक दिया जो रेगुलेटर्स को नहीं मिल पाया। ये सबसे बड़ी और सबसे बड़ी गलती निकलकर सामने आई है। सर, केवल कंपनी शामिल नहीं थी, ऐसे भी आरोप लगे कि राजनीतिक साठगांठ भी थी कंपनी की। हाँ, और उबर के दस्तावेजों से ये पता चला कि उबर ने फ्रांस के शासन से, फ्रांस के सबसे उच्चतम अधिकारियों के साथ साठगांठ की, वहाँ
टैक्सी सर्विस के रूल्स बेंड करने में, अमेरिका के बड़े नेताओं से संपर्क की बात आई। उबर को ने 2017 में कई सारे बाजारों से, चाइना से, इंडोनेशिया से, फिलीपींस से, सिंगापुर से, हंगरी और रशिया से अपने को बाहर निकाल लिया था, क्योंकि वहाँ की जो लीगल और पॉलिटिकल चैलेंजेस काफ़ी ज़्यादा थे और शायद वो ये समझ रहे थे कि उबर ऐसा कुछ कर रही जो बाकी बाज़ारों में कर रही, तो उन्होंने उबर को आगे आने की छूट नहीं दी। पर पॉलिटिकल बैकिंग के कारण राजनेताओं के साथ संबंधों के आरोप जो उबर पर पहले लगते रहे थे, उन्हें भी इन दस्तावेजों ने सपोर्ट किया है और वो ये संकेत देते हैं कि गैर कानूनी ढंग से या नियमों को किनारे रखकर उन बाजारों में बड़ा हिस्सा लेने के लिए उबर ने और उबर के अधिकारियों ने राजनीतिक रसूख का इस्तेमाल भी किया था। सर, भारत में संचालन को लेकर भी कुछ खुलासे हुए हैं। भारत में जो उबर के साथ एक बड़ा इंसिडेंट हुआ था, उबर के ड्राइवर की तरफ से जो के खिलाफ जो रेप का एक मामला दर्ज हुआ था, उसको लेकर जो दस्तावेज सामने आए वो ये बता रहे हैं कि उबर ने इस पूरे मामले की जिम्मेदारी अपने नेटवर्क पर नहीं, अपने सिस्टम पर नहीं, बल्कि भारत के कानून पर डाल दी कि उनको सही ढंग से भारत के से रेफ चेक नहीं किया गया, जो कर्मचारी था उसके बारे में सही जानकारी नहीं मिली। ये एक महत्वपूर्ण बात है जो उबर के पूरे कामकाज में निकली। और अगर उबर का पूरा ग्लोबल सिस्टम देखें तो जिस तरह से वो दुनिया के अन्य देशों में जानकारियों को, जांच को, सूचनाओं को रेगुलेटर्स से, नियमों से, कानून से ब्लॉक कर रहा था, इस बात की आशंका है कि उबर ने वैसा ही भारत में भी किया है। और उबर ने इन दस्तावेजों के बाहर आने के बाद उसको स्वीकार भी किया है कि ऐसा हुआ है, पर उसने कहा है कि अब ये 2017 की उबर दूसरी उबर है, 2014 से 2017 की उबर कोई दूसरी उबर थी। लेकिन एक अंतर्राष्ट्रीय कंपनी के साख पर और उसके कामकाज पर उठे ये बहुत बड़ा धब्बा और बहुत बड़े सवाल भी हैं। और शायद दुनिया के इस बात की संभावना है कि ये डॉक्यूमेंट लीक होने के बाद दुनिया के कई देश उबर पर कार्रवाई भी शुरू कर सकते हैं और उबर के अगेंस्ट कानूनी कार्रवाई भी शुरू हो सकती है। बिल्कुल। स्टील निर्यात पर एक्सपोर्ट ड्यूटी लगने के बाद कीमतों में आई गिरावट की मार से बचने के लिए स्टील मिलें प्राइमरी स्टील के दाम बढ़ा सकती हैं। रिपोर्ट्स की माने तो कुछ मिलें जुलाई के लिए कीमतों को बढ़ाकर 59,000 से 61,000 रुपये प्रति टन कर सकती हैं। मौजूदा कीमत के मुकाबले ये 1,000 से 1,500 रुपये प्रति टन की बढ़ोतरी होगी। उधर खबर यह भी है कि महंगाई में कुछ कमी आते देख स्टील कंपनियां भी सरकार से एक्सपोर्ट पर फिर विचार करने का दबाव बना सकती हैं। अगर सरकार स्टील पर एक्सपोर्ट ड्यूटी घटाती है या हटाती है तो कीमतों में फिर से बढ़ोतरी हो सकती है। सर, आपको लगता है कि महंगाई अभी जिस तरह बनी हुई है, सरकार स्टील पर एक्सपोर्ट ड्यूटी को हटाएगी या कम करेगी? स्टील की एक्सपोर्ट ड्यूटी भी या स्टील के निर्यात पर जो टैक्स लगाया गया, आमतौर पर निर्यात को बढ़ावा दिया जाता है, पर भारत ने निर्यात को रोकने के लिए टैक्स लगाया था, उसका बहुत बड़ा असर महंगाई पर नहीं दिखाई दिया प्रत्यक्ष रूप से। अब सरकार इस ड्यूटी को लेकर दुविधा में फंस गई है। स्टील निर्यातक इस बात का दबाव बना रहे हैं कि इस टैक्स के बाद उनका प्रोडक्ट नॉन कॉम्पिटिटिव है बाजार में, और जब तक आप इसे हटाएंगे तब तक तो हम बाजारी खो बैठेंगे क्योंकि हमारे प्रोडक्ट्स का रिकॉल और मार्केट में बायर टूट रहा है और वो दूसरे देशों के पास जा रहा है। सरकार की दुविधा है कि उसे इस समय एक्सपोर्ट बढ़ाना है, थोड़े बहुत जो भी डॉलर आ सकें वो आए। तो इस तरह के संकेत मिल रहे हैं कि शायद एक्सपोर्ट ड्यूटी स्टील पर हटा ली जाए और इसके बजाय आयरन ओर के ऊपर एक स्पेशल ड्यूटी लगा दी जाए एक्सपोर्ट के ऊपर, जिससे कि प्रत्यक्ष रूप से कच्चे माल को महंगा किया जाए, तैयार माल को महंगा ना किया जाए। हालांकि अभी ये बहुत स्पष्ट नहीं कि सरकार इसे कैसे करेगी, लेकिन कंपनियों का दबाव सरकार के ऊपर ये है कि एक्सपोर्ट ड्यूटी को स्टील पर उसे रिव्यू किया जाए और सरकार ये देखे कि वो निर्यात को ना रोके, क्योंकि निर्यात की ज़रूरत से विदेशी मुद्रा की ज़रूरत देश को भी है। दूसरी तरफ जो बात शुभम आपने बताई कि स्टील कंपनियाँ फिर भी लागत बढ़ाने को तैयार हैं और कीमतें बढ़ाने को तैयार हैं, यानी कि अगर उन्हें नुकसान जो एक्सपोर्ट से हो रहा है उसकी भरपाई के लिए वो घरेलू बाजार में फिर कीमतें बढ़ाएंगी और उसका असर हमें फिर महंगाई पर दिखाई देखने को मिलेगा। बिल्कुल। गोल्ड के एक्सचेंज ट्रेडेड फंड सोने में अपनी होल्डिंग को लगातार घटा रहे हैं। जून के दौरान दुनिया भर के गोल्ड ETFs ने अपनी होल्डिंग 28 टन घटाई है। इससे पहले मई के दौरान भी इन फंड्स ने 53 टन सोना बेचा था। जून तिमाही के दौरान इन फंड्स की कुल गोल्ड होल्डिंग 39 टन की कमी आई। ETF की गोल्ड बिक्री के बाद भी पिछले साल की तुलना में उनके पास ज़्यादा सोना है। जून अंत तक वैश्विक गोल्ड ETF की कुल होल्डिंग 3,792 टन दर्ज की गई, जो पिछले साल के मुकाबले 6% ज़्यादा है। सर, पिछले साल के मुकाबले तो 6% ज़्यादा है, लेकिन ये ETF सोना बेच क्यों रहे हैं?
ETF सोना इसलिए बेच रहे हैं कि दो बड़ी वजह हैं। एक तो ये कि जो बड़े प्रमुख बाजार हैं चीन और भारत, वहाँ पर सोने की मांग में कमी के संकेत मिल रहे हैं, खासतौर से चीन में मांग में कमी के संकेत मिल रहे हैं। आमतौर पर सोना महंगाई के दौर में इन्फ्लेशन से बचाव का रास्ता माना जाता है कि अगर आप सोने में निवेश करें तो इन्फ्लेशन से बच सकते हैं, पर इस बार बाजार में सोने को लेकर कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। जब तक डॉलर मजबूत होता रहेगा तब तक सोने की कीमत में बढ़ोतरी नहीं दिखाई देगी, और इसलिए हमने रिकॉर्ड बढ़ोतरी देखी है डॉलर की कीमत में। कल भी जो कॉमेक्स गोल्ड था वो 9 साल के लोएस्ट स्तर पर ट्रेड कर रहा था अंतर्राष्ट्रीय बाजार में। और ये बड़ी वजह है कि ETFs को जिन्होंने निवेश किया है सोने में, और जो सोने के बड़े इन्वेस्टर्स हैं, हमारा और आपका छोटे निवेशकों का भी पैसा ETF के जरिए सोने के मार्केट में पहुंचता है, वो इसलिए विड्रॉ कर रहे हैं कि उनको लग रहा है कि महंगाई थोड़ा लंबी चलेगी, ब्याज दरों में बढ़ोतरी होगी और डॉलर की कमजोरी आने के तात्कालिक रूप से कोई संकेत नहीं है। इसलिए सोने की कीमतों में कोई बड़ी तेजी आने वाले समय में नहीं दिखाई देगी, इसलिए ETF शायद सोने से अपने निवेश को पीछे खींच रहे हैं। बिल्कुल, तो आज के मनी सेंट्रल में इतना ही। सर बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, तमाम खबरों पर टिप्पणी के लिए, विश्लेषण के लिए। आप लोगों का भी शुक्रिया। कल फिर मुलाकात होगी शाम को 7 बजे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। का तमाम ये कंबोज लाल है, कैसा ही रंगो